मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की जो लेक्चर है इसमें मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है ए पिस्टन रॉड ऑफ स्टीम इंजन 80 सेंटीमीटर, मतलब एक स्टीम इंजन है जिसका लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। लोड भी दिए हुए है कि इसमें कितना लोड एक्ट हो रहा है। इसमें लोड एक्ट हो रहा है 60 किलो न्यूटन लोड एक्ट हो रहा है। हमें फाइंड आउट करना है द डायमीटर ऑफ द रॉड यूजिंग रैंकाइंस फार्मूला विथ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि रैंकाइंस फार्मूला में जो स्ट्रेस ज़रूरी है वो भी दिया हुआ है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टेक रैंकाइंस टेक द कांस्टेंट इन रैंकाइन, और रैंकाइंस कांस्टेंट कितना लेना है 1/7500 फॉर इंच एंड, और द रॉड में बी एज्यूम्ड पार्शियली फिक्स, लेकिन जो भी लेंथ लेना है उसकी कोफिशिएंट दे के रखा है। इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए हम लोगों को लेंथ ओरिजिनल लेंथ के साथ ये लेंथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है। सो लेंथ दिए हुए हैं 80 सेंटीमीटर, मतलब mm में कन्वर्ट कर दिया 800 mm, लोड न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, कंप्रेसिव स्ट्रेस दिए हुए हैं, फिर रैंकाइंस कांस्टेंट भी दिया हुआ है और लेंथ कोफिशिएंट दिए हुए, इतने चीज़ें दिए हुए हैं। अभी हम लोग रैंकाइंस फार्मूला लिखेंगे। लोड इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए इंटू इफेक्टिव लेंथ बाय द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर। अब इफेक्टिव लेंथ जैसे मैंने अभी बताया था, लेंथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ के साथ, तो इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा 480 mm। उसके बाद नेक्स्ट है स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, जो ये मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम रेडियस ऑफ द गायरेशन इज इक्वल टू आई बाई ए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर के कारण पाई इंटू डी टू दी पावर ऑफ 4/64 कर देंगे, और एरिया हो जाएगी पाई डी स्क्वायर बाई 4। अभी दोनों को अगर कैंसिल किया जाए तो d/4 आ जाएगा वैल्यू, और स्क्वायर रूट लगाने के बाद। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो मैं लिख दूंगा 60 इंटू, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो ये मेन फार्मूला है रैंकाइंस फार्मूला का, लोड जो दिया हुआ है वो लिख दूंगा, और सिग्मा सी भी दिया हुआ है, एरिया भी मैंने फाइंड आउट कर लिए थे 1 प्लस ए रैंकाइंस कांस्टेंट दिए हुए हैं इनटू इफेक्टिव लेंथ मैंने फाइंड आउट किए हैं अभी। सो इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड 0.6 टाइम्स ऑफ 80, सो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 480। सो 480 डिवाइडेड बाय d/4, रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगी द डायमीटर ऑफ द गिवन बार। सो हम लोग के पास फाइनली डायमीटर की वैल्यू जो है वो आ चुका है 33.23 mm डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें करना क्या है। ए हॉलो सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जो कि हॉलो है, उसके बाद कास्ट आयरन के कॉलम हैं, जो भी कॉलम है वो हॉलो सिलिंड्रिकल है, कास्ट आयरन की बनी है। 3 लेंथ कितना दिया हुआ है 3 mm, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर दिए हुए हैं, इंटरनल डायमीटर 80, एक्सटर्नल डायमीटर 100। कैलकुलेट दिस, अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है द सेफ लोड यूजिंग रैंकाइंस फार्मूला इफ बोथ द, दो कंडीशन रखे हुए हैं, एक में लिया है कि बोथ एन हिंज, दूसरे में लिखा है बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। अब रैंकाइंस लोड जो है वो दिए हुए हैं 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और रैंकाइंस कांस्टेंट भी दिए हुए हैं, अब साथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिए हुए हैं। अब इसके बाद मैं फाइंड आउट करूँगा कि देखिए, पहला चीज़ है हमें पता है कि चाहे वो रैंकाइंस फार्मूला हो चाहे यूलर्स फार्मूला हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत है दोनों ही फार्मूला में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू पाई इंटू इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर टू द पावर ऑफ 4 माइनस ऑफ इंटरनल डायमीटर टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 64। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, उसके बाद नेक्स्ट मैं फाइंड आउट करूँगा कि इसका एरिया क्या है। सिमिलरली एरिया हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई/4 इंटू एक्सटर्नल डायमीटर स्क्वायर माइनस ऑफ इंटरनल डायमीटर स्क्वायर, एरिया आ जाएगा। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन रूट ओवर आई बाई ए, रूट ओवर आई बाई ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई एरिया कर दिया।
तो मेरे पास फाइनली वैल्यू जो है रेडियस ऑफ गायरेशन के 0 आ रहा है। अभी रैंकाइंस फार्मूला यूज़ करेंगे, सिग्मा सी इंटू ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस रैंकाइंस कांस्टेंट इंटू इफेक्टिव लेंथ बाई सिग्मा सी। रैंकाइंस फार्मूला के हिसाब से सिग्मा सी इंटू द ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस द रैंकाइंस कांस्टेंट इंटू इफेक्टिव लेंथ बाई द रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस रख दिए, एरिया जो फाइंड आउट किया वो लिख दिए, 1 प्लस रैंकाइंस कांस्टेंट क्वेश्चन में दिए हुए, इफेक्टिव लेंथ। अब देखिए यहाँ पे पहला जो कंडीशन है उसमें बताया गया है कि बोथ एंड्स आर हिंज। अगर बोथ एंड हिंज होते तो इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल जो भी लेंथ दिया उसी के हिसाब से होते तो 3 हो जाएगी। सो 3 बाई रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ गायरेशन जो है यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू होना चाहिए था 0.032, वही वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे। और फाइनली जो है रैंकाइंस लोड आ रहा है 2.61026 किलो न्यूटन। उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है सेफ लोड। सो सेफ लोड इज इक्वल टू रैंकाइंस लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो सेफ लोड हम लोग के पास वैल्यू आ गया 87.09 किलो न्यूटन। अब बोथ एंड्स अगर फिक्स्ड हो तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी L/2 1.5 मीटर हो जाएगा। अब रैंकाइंस फार्मूला के हिसाब से सिमिलरली सेम रैंकाइंस फार्मूला सिग्मा सी इंटू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस रैंकाइन कांस्टेंट इंटू इफेक्टिव लेंथ बाय द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर। सो यहाँ पे फार्मूला में लिख दिया, पहले तो कंप्रेसिव स्ट्रेस एरिया लिख दिया, 1 प्लस रैंकाइंस कांस्टेंट लिख दिया, इफेक्टिव लेंथ जो कि ये है 1.5 डिवाइडेड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर। अगर ये कर दिया हम लोगों ने तो हम लोगों के पास रैंकाइंस वैल्यू आ रहा है, रैंकाइंस लोड की वैल्यू 714.8 किलो न्यूटन। अब फिर से हम लोग के पास सेफ लोड फाइंड आउट करने के लिए रैंकाइंस लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है 238.27। सो फाइनली हम लोग के पास आंसर है 238.827 किलो न्यूटन। एंड दूसरा वाला है 287.09 किलो न्यूटन। दो आंसर आ चुका है। एक कंडीशन था जिसमें दोनों एंड्स हिंज है, एक कंडीशन है जिसमें दोनों एंड्स फिक्स्ड है। नेक्स्ट है नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा न्यूमेरिकल नेक्स्ट करना है। देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ए होलो सेक्शन 600 mm by 100 mm फॉर यील्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन में दिया हुआ है यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, वैल्यू फॉर स्टील। सो फाइनली हम लोग के पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 600 mm by 100 mm एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है लोड बाय एरिया इक्वल टू 250, यील्ड स्ट्रेंथ जो है दिया हुआ है 250 MPa, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया है 200 GPa, 200 इंटू 10⁻³ MPa हो जाएगी। सो लेंथ ऑफ द कॉलम लीस्ट एरिया ऑफ मोमेंट। सो जैसे ये हम लोगों की रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा BD³/12, क्योंकि ये सर्कुलर नहीं है इसी के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी BD³/12। सो B इंटू D³/12। सो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आ गया B इंटू D³/12, उससे वैल्यू आ रहा है 5 इंटू 10⁵ मीटर⁴। और स्लेंडरनेस रेशियो ना, फिर उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है √I/A। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया कर दिया, रूट करेंगे तो फिर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद यूलर्स बकलिंग लोड के हिसाब से लोड क्रिटिकल इज इक्वल टू π² इंटू द EI/L²। सो π² इंटू E इंटू I बाई इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर। वैन अब ये कहा गया था कि दोनों एंड्स हिंज है, अगर दोनों एंड्स हिंज है तो इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल टू द लेंथ L। बट क्रिटिकल लोड के हिसाब से और एक फार्मूला मुझे पता है, सभी को ये पता होना भी चाहिए। सो क्रिटिकल लोड इज इक्वल टू एक हो गया π² EI/L², एक हो गया π² AE/λ²। सो π² A इंटू E/λ²। लैम्डा मतलब क्या हो गया, स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू
इफेक्टिव लेंथ बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, सो इफेक्टिव लेंथ बाय रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर, सो इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर हो गया और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर हो गया। सर यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। सो फाइनली हम लोग के पास जो लोड है, लेंथ है, वो आ जाएगा इफेक्टिव लेंथ। सो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू जो है वो हम लोग के पास फाइनली आ जाएगा। सो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज एक्चुअली विल बी इक्वल टू 2.565 मीटर। जब मैं वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करूँगा तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू आ रहा है 2.565 मीटर, क्योंकि बाकी वैल्यू जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्लेंडरनेस नहीं, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन, यूलर्स बकलिंग लोड, यूलर्स क्रिटिकल लोड या बकलिंग लोड बाय एरिया भी, तो सभी चीज़ें पता है तो हम लोग फाइनली लेंथ ऑफ द कॉलम निकाल सकते हैं। बस इतना ही था। ओके, थैंक यू।